चलिए बात करते हैं आज हम लोग भारतीय संविधान की। ठीक है, यहाँ पे भारतीय संविधान की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार संविधान कहलाता क्या है। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो संविधान की कोई भी लिखित परिभाषा कहीं पर भी हमें नहीं मिलती है, परंतु इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम एक सार्वभौमिक परिभाषा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक परिभाषा तैयार की है, इसी के आधार पे हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी राष्ट्र का वह दस्तावेज, किसी भी राष्ट्र का वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज जो कि उस राष्ट्र की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस राष्ट्र का संविधान कहते हैं। ठीक, बात करते हैं भारत की। भारत में यदि संविधान के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही भारत में बहुत सारी रियासतें रही हैं और प्रत्येक रियासत में अपने कुछ नियम कायदे कानून चला करते थे। इन्हीं नियम कायदे कानून को ही हम उस वहां पे संविधान का एक सार्वभौमिक संविधान समझ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन समस्या क्या होती थी, उस समय बहुत सारी रियासतें थी और प्रत्येक रियासत का एक अपना अलग कानून हुआ करता था। यहाँ पे जब एक देश के अंदर छोटी छोटी रियासतों के अलग अलग नियम कायदे कानून हो तो वहां पे नियमों का पालन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से भारत आती है व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक, यहाँ पे प्रारंभ में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार ही कर रही होती है, परंतु धीरे धीरे देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पे किए जाते हैं। एक होता है यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में होता है, तो दूसरा होता है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है। दोनों युद्ध देखा जाए तो बंगाल की भूमि पर ही लड़े जाते हैं। ठीक, इन दोनों युद्धों में देखा जाए तो विजय किसकी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों की विजय होती है। क्लियर है, यहाँ पे देखा जाए तो एक पूरे बंगाल के क्षेत्र का जो अधिकार था वो किसके हाथ में चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ बंगाल में शासन भी करना प्रारंभ कर देती है। क्लियर है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और अब क्या करने लगी है, शासन करने लगी है। ठीक, शासन व्यवस्था जो देखी जाती है इनकी सुदृढ़ नहीं रहती है, जिस कारण से काफी ज्यादा यहाँ पे शोषण होता है नागरिकों का। इस शोषण के नीति के आधार पे देखा है तो विश्व के मंच पर ब्रिटेन की जो छवि थी वो खराब हो रही थी। ठीक, अपनी छवि को सुधार करने एवं नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो ब्रिटिश की संसद के द्वारा कुछ नियम कायदे कानून भारत भेजे जाते हैं। किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। क्लियर है, और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय संविधान के विकास की। क्लियर, यहाँ पे देखा जाए तो नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले जो एक्ट भेजा जाता है उस एक्ट का नाम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही इसकी पूरी परिभाषा है। ठीक, जैसे कि रेगुलेटिंग को हम रेगुलेटर कह सकते हैं। प्रत्येक पंखे में एक रेगुलेटर होता है जो कि उस पंखे की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा था। क्लियर, अब नियंत्रण कैसे किया जाए, तो नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने अपना एक अधिकारी बंगाल में नियुक्त कर दिया जिसे हमने बंगाल का गवर्नर जनरल कहा। क्लियर, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को। ठीक, वहीं पे देखा है तो न्यायिक मामलों में नियंत्रण करने के लिए एवं पारदर्शिता लाने के लिए 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ये जो उच्चतम न्यायालय था इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बने थे लॉर्ड एलिजा एम्पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो होता है इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बोर्डों की स्थापना होती है। एक होता है बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक होता है बीओसी अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट होता है इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है जो कि यहाँ पे हमने बताया आपको। ब्रिटिश कर्मचारी जो भारत में कार्य कर रहे थे उनका जो वेतन था तो वो भारतीय राजस्व से दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया, अर्थात हमारे पैसे दिए जा रहे थे वेतन के रूप में किसे, ब्रिटिश कर्मचारियों को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्ट हमारे सामने आता है वो है 1813 का चार्टर एक्ट।
1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो कि यहाँ पे हमने बताया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे इन्हें आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से क्यों यहाँ पे शब्द कहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो चीन एवं चाय का जो व्यापार था, यानी कि चाय का व्यापार चीन देश के साथ जो व्यापार था उसका एकाधिकार अभी भी किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसलिए यहाँ पे हमने आंशिक कहा है। एकाधिकार कहलाता है अर्थात किसी क्षेत्र पर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का ही अधिकार हो। ठीक, प्रारंभ में भारत में जो भी व्यापार हो रहा था उस पर एकाधिकार किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अन्य कंपनियां भी आई और वो भी भारत में व्यापार करने लगी, अपना यहाँ पे देखा जाए तो व्यापार क्षेत्र स्थापित करने लगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट होता है ये। यहाँ पे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था ये पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब चीन और चाय के साथ व्यापार यहाँ पे देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और अन्य कंपनियां भी कर सकती थी, उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात संपूर्ण भारत पे नियंत्रण किसने स्थापित कर दिया अपना, यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने। ठीक है ना, ब्रिटिश संसद ने संपूर्ण नियंत्रण यहाँ पे स्थापित कर दिया भारत पर। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो पहले गवर्नर जनरल जो भारत के बनाए गए थे उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर। वहीं पे देखा है तो अगला जो एक्ट आता है वो आता है 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। यहाँ पे घोषणा पत्र क्यों कहा गया और ये क्यों आया, यहाँ पे देखा जाए तो 1857 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति होती है इसके कारण विश्व मंच पर ब्रिटेन देश की काफी ज्यादा छवि खराब हुई थी और अन्य देशों में विद्रोह ना हो, इसलिए तत्काल में देखा जाए तत्काल परिणाम स्वरूप 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र भारत में प्रस्तुत किया। ठीक, इस घोषणा पत्र में देखें तो कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो पहली जो चीज सामने आती है वो ये होती है कि भारत से कंपनी का प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे पहले ही, अब यहाँ पे प्रशासनिक अधिकार भी पूर्णता से समाप्त कर दिया। अब प्रशासन का अधिकार तो किसके पास गया, तो प्रशासन का अधिकार गया यहाँ पे किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, ब्रिटेन में महारानी शासन होता है, वहां पे देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन के पास किसका शासन चला गया, यहाँ पे भारत का शासन चला गया। क्लियर है, यहीं पे बात करते तो भारत के गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसके स्थान पे अब भारत के वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। किसकी, भारत के वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है, वहीं पे देखा जाए तो बीओडी और बीओसी को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं तो बीओडी की स्थापना की गई थी किसके लिए, यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे उन पे नियंत्रण करने के लिए। वहीं पे देखा जाए तो बीओसी की स्थापना किस लिए की गई थी, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए। अब जब ना तो कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार रहे ना प्रशासनिक अधिकार रहे तो बीओडी और बीओसी की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं, तो इन्हें भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा देखें तो कुछ और भी कार्य किए गए 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे देखा जाए 1857 की क्रांति के जो कारण थे उनको समाप्त किया गया। जैसे कि एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे सामने आता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति के अंतर्गत देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ऐसी रियासतें जहां पे कोई भी संतान नहीं हुआ करती थी उसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया करती थी। क्लियर है, इस हड़प नीति को समाप्त किया गया। इससे हम साधारण तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय रियासतों में ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। क्लियर है, वहीं पे देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह हुआ था चर्बी वाले कारतूस के कारण, आप सभी को पता है। ठीक, यहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ है, अब उससे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे चल के फिर से ऐसा कोई विद्रोह ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य तो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश संसद जो थी यहाँ इसके क्षेत्र में कुछ कार्य किए और एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि जो ब्रिटेन की सेना थी, ब्रिटिश सेना भारत में जो थी उसमें ज्यादातर भारतीय सैनिक ही थे। अब ब्रिटिश सेना में से भारतीय सैनिकों को कम करने का कार्य शुरू कर दिया गया। अब जब ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक कम होंगे तो क्या सैनिक विद्रोह होगा, क्या आगे चल के नहीं होगा, तो यहाँ पे ये सुधार किया गया। चलिए आगे चलते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहां पे देखा जाए तो एक कहने के लिए
इसका नाम है सुधार। लेकिन ये सुधार नहीं था, ये देखा जाए तो भारत में फूट डालो शासन की नीति की शुरुआत थी। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। देखिए, जब किसी के बीच में फूट डालना तो दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक होती है राजनीति, तो दूसरा होता है पैसा। पैसे का उपयोग कर लिया गया था पहले ही 1757 और 1764 के युद्ध में। ठीक है, वहीं पे देखा जाए तो राजनीति का उपयोग कहां पे किया गया है, यहाँ पर 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, यहाँ पे राजनीति के कारण देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय एवं हिंदू, यहाँ की भारत में हिंदू एवं मुस्लिम के बीच फूट डालने की कोशिश की गई। अंततः आप देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण होता है भारत से, और ये इसी का कारण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, क्लियर है? इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है तो देखा जाए भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था का मतलब यहाँ पे ये आता है हमारे सामने कि भारत में संघीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो वहां पे संघीय का मतलब था केंद्र सरकार और प्रांतीय का मतलब था राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्थापना, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो संसद एवं विधानसभा की स्थापना का शहर कहां से आता है, यहाँ पे 1919 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक, वहीं पे देखें तो महिलाओं को पहली बार जो मताधिकार दिया गया था वो कब दिया गया था, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। वहीं पे देखा है तो सिखों को अब यहाँ पे अलग किया जाने लगा और सिख समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। क्लियर है? तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में संविधान के विकास की ये पूरी एक क्रम हमारे सामने आता है, जो कि हमने देखा है। अगली क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान में भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास। क्लियर है? धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।